ये है मेथड टू फाइंडिंग फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का फंक्शन डिफाइन करना है या फाइंड करना है तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये तब यूज करेंगे इस प्रोसेस को व्हेन ऑल आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट। ठीक है, इफ मैट्रिक्स कैपिटल ए हैज डिफरेंट आइगन वैल्यूज। और सब लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स के पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज होती है तो मैट्रिक्स हमेशा कैसा होता है, डायगोनालाइजेबल होता है। ठीक है, तो ये डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स की बात चल रही है। बट बेटा डायगोनालाइजेबिलिटी में कई सारी कंडीशन थी, आपको याद आ रही होंगी। डायगोनालाइजेबिलिटी में कंडीशन क्या क्या थी कि अगर मैट्रिक्स के पास में सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो तो भी डायगोनालाइजेबल होगा। और अगर मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज के लिए अगर वो रिपीट करती हैं तो, रेपिटेशन अलाउ होता है तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होनी चाहिए। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो क्योंकि मेरी क्लास काफी समय बाद हो रही है दोबारा से। ठीक है, तो यस सर। हमने, हाँ हमने डायगोनालाइजेबिलिटी में पढ़ा था बेटा कि अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जिसे अपन क्या बोलते थे, डिजेनरेसी बोलते थे, तो किसी मैट्रिक्स के लिए अगर आइगन वैल्यूज की डिजेनरेसी या रेपिटेशन या आप बोल सकते हो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ये तीनों नाम एक ही हैं। तो अगर उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाए, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम आइगन वैल्यू। वो क्या बताया था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम आइगन वैल्यू, ये बताया था उस आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अगर किसी भी आइगन वैल्यू के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल होती है मैट्रिक्स की, तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स। तो डायगोनालाइजेबिलिटी की दो कहानियां थी हमारे पास, तो मैं कौन सी कहानी उठा रहा हूं सिर्फ, जब आपके पास सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट। सो द इन द केस ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यूज हम क्या काम करेंगे बच्चों, हम बोलेंगे अगर मैट्रिक्स आपके पास थी ए, उसकी सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई n का है, दिस इज a इक्वल टू a I j n by n, then this matrix K A can be expressed as a naught into identity plus a1 into a plus a2 into a square plus and so on a n minus 1 this into a to the power n minus 1। I mean जो हमने मैट्रिक्स लिखी वो ऑर्डर से एक कम पावर की फॉर्म में लिख ली। ठीक है, ये दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग, दिस इज सम फंक्शन ऑफ ए, जो भी फंक्शन अपने को फाइंड आउट करना हो। फंक्शन पावर भी हो सकता है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन साइन का भी बन सकता है, कॉस का भी बन सकता है, टेन का भी बन सकता है, एक्सपोनेंशियल भी बन सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज अपन देखें। ठीक है, तो हमने कहा इफ लैम्डा वन लैम्डा टू एंड सो ऑन लैम्डा एन, बिकॉज मैं ऑलरेडी ये वर्ड यूज कर चुका हूं कि इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट, दे आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, देन this f of lambda 1 f of lambda 2 बिकॉज आइगन वैल्यू है, और आपने पढ़ा है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय केले-मिल्टन थ्योरम, तो हर एक आइगन वैल्यू इस एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई सारी आइगन वैल्यू से करवा दी, तो राइट हैंड साइड आपके पास आ चुका है ए नॉट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सभी लोग जानते हैं 1 होती है, प्लस a1 इंटू लैम्डा 1 प्लस a2 इंटू लैम्डा स्क्वायर, सॉरी, plus a2 into lambda square plus and so on a n minus 1 this into lambda to the power n minus 1, and this is for lambda 1 eigenvalue। Similarly बच्चों मुझे सभी आइगन वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस मिल चुकी है। अब आपका प्रॉब्लम आसान हो गया। बोले इसको करने का सिर्फ फायदा क्या रहा, आप लोग बता सकते हो क्या फायदा रहा। मेरे पास n इक्वेशंस आ गई हैं, और जो ये वेरिएबल्स यूज भी हो रहे थे आप देख सकते हो कौन कौन से, a नॉट a वन a2 एंड सो a n माइनस 1, ये भी n वेरिएबल थे। तो अब इन n वेरिएबल की वैल्यूज इन n इक्वेशंस के थ्रू निकाली जा सकती है, राइट, एंड वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। कई बच्चों के दिमाग में ये बात आती होगी, सर ये हो क्यों रहा है ऐसा, है ना, आती है बेटा, बताओ।
मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं ऐसा हो क्यों रहा है. And so on, this is an minus 1 lambda n to the power n minus 1. ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A, जिसका ऑर्डर सपोज कितना है, n by n है, तो जो उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा वो मिलेगा lambda to the power n प्लस ट्रेस A दिस इनटू lambda to the power n minus 1, ठीक है, plus and so on, and the last entry is minus 1 to the power n minus 1 into determinant of A, this is equal to 0. And by Cayley-Hamilton theorem, we can write this equation in this form. कैसे? A to the power n minus trace A, this into A to the power n minus 1, plus and so on, minus 1 to the power n minus 1, this into determinant of the matrix capital A. That is equal to 0. Now this equation defines the value of power n. कितना हो गया वो मुझे मिल गया ट्रेस a to the into a to the power n minus 1 plus and so on. लास्ट टर्म आ जाएगा minus 1 to the power n into determinant of. अब आप आसानी से देख सकते हो कि आप nth पावर को किसकी फॉर्म में लिख पा रहे हो, n minus 1 मैक्सिमम पावर तक की मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख पा रहे हो. ऐसे ही अगर हमें n plus 1 पावर को लिखना होगा तो आप nth की फॉर्म में लिखोगे, और nth को फिर से किस में लिख लोगे, n minus 1 तक की पावर्स की एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लोगे. तो ये कहानी क्या चल रही है, अगर आपके पास बहुत बड़ी पावर्स भी मिल रही है तो आप रिकरेंस देख पा रहे हो कि मैट्रिसेस मैक्सिमम उस एक्सप्रेशन को कितने पावर्स तक लेके चले जा रही है बच्चों, n minus 1 पावर तक लेके चले जा रही है. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना बताते चलना सभी. यस सर. वेरी गुड यार, सारे लोग बोलिएगा, सबको समझ में आ रहा है. क्लास में बहुत सारे लोग हैं, सब लोग बताओ, क्लियरिटी मिल रही है बच्चों? यस सर. ओके. इसीलिए मैंने अपने मैट्रिक्स को, अपने एक्सप्रेशन को कितने पावर्स तक लेके चला, n minus 1 पावर तक लेके चला. अब इस एक्सप्रेशन का या इस टाइप के क्वेश्चंस का फायदा क्या होगा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स इज m इक्वल टू 1 2 2 1. इस टाइप की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m to the power 100. ये फाइंड आउट कर. तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. आप इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको याद होगा कि हम इसे 2 2 2 2 लिख लेते हैं और इसमें से आइडेंटिटी माइनस कर देते हैं. जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू ट्रेस एक तो 4 हो गई और दूसरा 0 आ गया बिकॉज इसका रैंक 1 है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज 1 कॉमा 1. द टोटल आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर, एक तो आ गया 4 minus 1 दैट इज 3, और दूसरी आ गई बच्चों 0 minus 1 दिस इज -1. सो दे आर आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल M, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m to the power 100. सो हमने लास्ट एक्सप्रेशन के थ्रू इसे लिख लिया a नॉट इनटू आइडेंटिटी. हाँ बेटा बोलिए. सर वहाँ पे -1 की पावर n -1 ही आएगा क्या? कहाँ पे बच्चे? सर जो आपने यहाँ वो पे. लिखा a की पावर n की मतलब वो हाँ, मैंने इसलिए इसे n कर दिया क्योंकि जब मैं इन सारी टर्म्स को राइट साइड लेके जाऊंगा तो एक माइनस साइन भी आएगा बच्चे, है ना. तो जो माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितनी हो जाएगी, n minus 1 plus 1. समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर हुआ आपको? बताओ बच्चे जिसका डाउट था. वैसे ये लिखा जाता माइनस ऑफ, मतलब इसको ऐसे लिख लेते माइनस ऑफ n minus 1. अब माइनस माइनस प्लस कर दो, एक माइनस हट गया, कितना बन गया अपने पास में, ये वाली फॉर्म बन चुकी है प्लस साइन के साथ में -1 to the power n, इसलिए ऐसे लिखा, राइट. सो m to the power 100 is equal to a naught into identity plus a1 into m. मैं पावर 1 तक गया, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2, तो उससे एक कम पावर तक चल. अब इसकी दो आइगन वैल्यूज हैं, एक तो है 3, तो एक 3 से सेटिस्फाई करेगी, कितना हो जाएगा 3 to the power 100. दिस इज इक्वल टू a नॉट प्लस
a1 into 3, राइट। दूसरी बार -1 भी सेटिस्फाई करेगा तो आ गया -1 to the power 100, दिस इज इक्वल टू a0 minus a1, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या फॉर्म मुझे मिल जाएगी, a0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बिकम 4 times a1 एंड दैट इज इक्वल टू 3 to the power 100, दिस माइनस -1 to the power 100 एंड दैट होल डिवाइडेड बाय, हाँ अब 4 से डिवाइड कर देते हैं तो मुझे a1 का वैल्यू मिल गया। कितना आ चुका है बच्चों, दिस इज 3 to the power 100 minus -1 to the power 100 एंड दैट डिवाइडेड बाय 4। एक इक्वेशन तो मुझे ये मिल गई। अब सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करके फर्स्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके थ्रू a0 का वैल्यू आ चुका है a1 plus -1 to the power 100 and that is equal to 3 to the power 100, this minus -1 to the power 100 that divided by 4 and this plus -1 to the power 100। अब मैं बार बार इसको लेते हुए चल रहा हूँ -1 to the power 100। आप सभी लोग जानते हो -1 to the power 100 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दिस इज 3 to the power 100, दिस -1 प्लस 4, एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बच्चों आ चुकी है 3 to the power 100 -1 दैट डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सो दिस वैल्यू बिकम्स 3 to the power 100 plus 3 and that divided by 4। So these are the possible values of a0 और a1। अब वो निकलने के बाद आपका मैट्रिक्स m to the power 100 आ चुका है। कितना आ चुका है बच्चों, दिस इज 3 to the power 100 plus 3 that divided by 4 and this times identity plus 3 to the power 100 this minus 1 divided by 4 into m matrix। So this is the expression। तो पावर 100 निकालना हो, एक्सप्रेशन निकालना हो, एक्सपोनेंशियल निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकालना हो, तो कितना आसान तरीका हमारे पास हुआ। सबको समझ में आया बच्चों, बताओ हाँ या ना। अब जैसे एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, जेस्ट का क्वेश्चन है और यही मैट्रिक्स थी। क्वेश्चन ये था, इफ a is equal to 2 1 1 2 and we have to find the value of cos a pi divided by 6, what is its value। कितना आसान काम, फिर से 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है सर। क्या काम करेंगे आप, क्या काम करोगे, इसे लिख लोगे 1 1 1 1 एंड दिस प्लस आइडेंटिटी, है ना। और इसकी आइगन वैल्यूज आ चुकी है 2 और 0 और इसकी आइगन वैल्यूज आ चुकी है 1 और 1। तो जो कंप्लीट मैट्रिक्स बनेगी उसकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगे 3 और 1। ठीक है, तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन था, दिस इज cos a pi डिवाइडेड बाय 6, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज a0 into आइडेंटिटी प्लस a1 into a, राइट। क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मैंने डायरेक्टली एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया। अब आइगन वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूं। तो एक बार रखा cos 3 pi डिवाइडेड बाय 6, दिस इज इक्वल टू a0 आइडेंटिटी की 1 आइगन वैल्यू a1 into 3, राइट। सिमिलरली cos pi upon 6, जब हमने 1 पुट किया तो दिस इज a0 plus a1, राइट। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव a0 plus 3a1, this is equal to, you can see that thing कि ये तो आ गया pi/2, cos pi/2 होता है 0 और दूसरी इक्वेशन से a0 plus a1 is equal to cos pi/6 which is √3 divided by 2, राइट। अब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो बच्चों। तो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 times a1 that is equal to minus √3 divided by 2। So this implies that a1 is equal to √3 divided by 4 with negative sign, correct। And from the first equation we can find the value। First equation से a0 का वैल्यू आ गया -3 times a1 and this is 3√3 divided by 4, correct। So your equation becomes in this form। जो हमारे पास first equation थी तो first equation कितनी बन गई, this is cos a pi divided by 6, this is equal to
A naught into identity, that means 3 root 3 divided by 4, this into identity, plus A1 into A. A1 था अपने पास में माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। सर हाँ जी ये बेटा बोलिए। जी ये cos 4 पाई अपॉन 6 है, ये थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे आई? हाँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे आई? हमने क्या काम किया, जो हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आई थी, हमने उन दोनों आइगन वैल्यूज को बेटा इस एक्सप्रेशन में पुट किया। एक बार हमने रखा लैम्डा इक्वल टू 3 और एक बार रखा लैम्डा इक्वल टू 1। आप जानते सर। हो हर एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, है ना? तो ये यस A1 सर। into 3, राइट? ओके, यस सर। गुड। सो ये इक्वेशन आई। इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करते क्योंकि उसने ऑप्शन जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चों दिया हुआ था। सो दैट इज 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 0, दिस इज 0, दिस इज 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस माइनस a टाइम्स रूट 3 बाई 4। देखना जरा कितना था a मैट्रिक्स, वो था 1, सॉरी वो था 2 1 1 2। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। अच्छा वो ऑलरेडी मैं नेगेटिव ले चुका हूँ, जस्ट मल्टीप्लाई करना है अब मुझे। और यहां से आ गया बच्चों रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। बहुत इजी फॉर्म बन गया है ना? सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी? डायगोनल में आ जाएगा रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे मुझे मिल गया माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 with negative sign and that is root 3 divided by 4. Now you can take that root 3 by 4 as a common and it will become in the form of 1 minus 1 minus 1 1. तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें कैलकुलेशंस भी कम होंगी। और जो हमारा जनरल तरीका था वो कौन सा था बच्चों, कुछ किसी को याद है? मुझे लग रहा है नहीं याद है। दूसरा तरीका एक और बताया था पावर्स निकालने के लिए, डायगोनलाइजेबिलिटी के कंसेप्ट से, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, देखो कैसे करेंगे। और अनदर वे, तो मैं चाहता हूं कि अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिले तो आप इस प्रोसेस को यूज करो, लेकिन अगर आइगन वैल्यूज सेम सॉरी रिपीट कर जाती है तो जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ वो आप इस्तेमाल करो। हम जानते थे कि अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है देन इट कैन बी रिटन एज P इनवर्स AP। व्हाट इज P इनवर्स AP? डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या होते थे बच्चों? आइगन वैल्यूज होते थे। क्या क्या आइगन वैल्यूज आ रहे हैं? 3 और 1। ये हो गया फॉर्म। समझ में आ रहा है भाई सबको? बताते रहो हाँ या ना, ठीक है? अब जो ए मैट्रिक्स मेरे पास आएगी बच्चों वो आती है PDP इनवर्स। तो 3 0 0 1, दिस इज P इनवर्स। मतलब मैंने P को राइट साइड लेके चला गया। अब यहां से P जो मेरे पास आता है, आपको याद होगा P हैज कॉलम्स व्हिच आर आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज। तो मुझे इस मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैट्रिक्स क्या थी? ये थी A 2 1 1 2, ठीक है? अब इसके आइगन वेक्टर्स ढूंढते हैं। तो पहले हमने बोला फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 3। अगर आप 3 रखते हो तो a माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी दिस इंटू x इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? दैट इज minus 1, this is 1, this is 1, this is minus 1 multiplied with x1 x2, that is equal to 0 0, right? From this equation or you may say from this matrix you can see कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। सेकंड इक्वेशन इज डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट इक्वेशन। अगर सेकंड फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है देन वी कैन राइट दिस थिंग दैट माइनस x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 0, राइट? माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस वी गेट x2 इज इक्वल टू x1। सो व्हाट विल बी द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस? दिस इज 1, 1। जब भी बेटा आइगन वेक्टर आपको मिले आप उसे हमेशा नॉर्मलाइज कर लिया करो। तो नॉर्मलाइज अगर इसे हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/√2 भी आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? बताते रहो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो बच्चों, अच्छा नहीं लगता है। समझ में यस आया? सर। ओके, यस सर। सिमिलरली वेरी गुड। अगर मैं दूसरी आइगन वैल्यू लेता हूं फॉर लैम्डा इक्वल टू 1,
तो इसके लिए फिर से सेम कंसेप्ट a माइनस लैम्डा which is 1 into identity this is equal to x equal to 0. This implies it will become, इसमें से माइनस करने पे 1 1 1 1 बन गया. फिर से सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पे डिपेंडेंट है. हमेशा 2/2 की मैट्रिक्स होगी तो सेकंड तो फर्स्ट पे डिपेंडेंट होगी. क्यों? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद जो ये एक्सप्रेशन आता है उसका डिटर्मिनेंट कितना आता है? 0 आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं. सबको पता होगा, है ना? तो आपको Yes, सिर्फ एक sir. ही नहीं है. वेरी गुड. तो जब भी 2/2 की मैट्रिक्स हो तो कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, डिपेंडेंसी दिखती हो या ना दिखती हो, वैसे डिपेंडेंट होगा ही होगा हमेशा. कई बार होता है ना कि हमें दिख नहीं रही है डिपेंडेंसी, तो आप एक उठा लिया करो. तो हमने फर्स्ट उठा ली सर, x1 plus x2 equal to 0, क्योंकि यहाँ तो दिख भी रहा है कि सेकंड इज डिपेंड्स ऑन फर्स्ट. दैट मींस x2 is equal to minus x. सो इसका मतलब मुझे आइगन वेक्टर कितना मिल गया? मुझे मिल गया आइगन वेक्टर 1 और -1, और इससे नॉर्मलाइज करते तो 1/√2. ये फॉर्म मेरे पास आ गया. सो व्हाट विल बी द मैट्रिक्स? Matrix P becomes in the form of 1 1 -1, oh sorry, 1 1 और 1 minus, और multiplied by 1/√2. ठीक है. अब ये जो P मैट्रिक्स मेरे पास आ रही है, इसका अपन क्या करते हैं? इनवर्स ले लेते हैं. तो P इनवर्स कितना मेरे पास आ जाएगा? इनवर्स निकालना भी सिखाया था आपको. एक तो पहले तो मैट्रिक्स लिख लो, कैसे उसकी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दो और रिमेनिंग के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, and that divided by determinant of this matrix. What is determinant? वो आ जाएगा सर -1 that is -2/√2. So this √2 and √2 they are eliminated. That means this value is -1/2 into, माइनस साइन भी अंदर बैलेंस कर लेते हैं, तो 1/2 into 1 1 1 -1. This is the matrix. करेक्ट है. ये चीज होने के बाद अब प्रोसेस क्या कह रहा था? प्रोसेस कह रहा था इस इक्वेशन को, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यहां से अपन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं. अब थोड़ा गौर करने वाली बात है, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं निकालनी, मुझे निकालना है बेटा cos a पाई डिवाइडेड बाय 6. तो जो एक्सप्रेशन निकालना है उसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना होगा. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उस फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट किया हमने. कैसे लिखा? cos a पाई/6. राइट में p आया, अंदर क्या वैल्यू आ गई? ये आ गई cos 3 पाई/6, एंड दैट इज 0. दिस इज 0 एंड दैट इज cos पाई/6. जो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होंगी वही डायगोनल पे लिखी. तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगी? cos 3 पाई/6 और cos पाई/6. अब इन वैल्यूज को अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन इट विल बिकम, चलिए मैं वैल्यूज लिखना शुरू कर रहा हूँ. p की वैल्यू थी 1/√2 and this is 1 1 1 -1 multiplied with cos 3 पाई/6. that means ये वैल्यू मेरे पास आ गई है 0 0 and that is 0. cos पाई/6 कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास में? this is 1, sorry, √3/2. and p inverse which is 1/2 times 1 1 1 -1. right? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. तो रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन तो सबको ही आता है. मैं फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर करता हूं तो मुझे मिल जाएगा दिस फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद दिस 0, दिस फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद दिस इज √3/2, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद दिस कितना हो जाएगा? 0, एंड दिस इज -√3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टाइम्स 1 1 1 -1. करेक्ट. अब अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1/2√2, तो अलग से मल्टीप्लाई में आ गया, and this multiplied with first column so it will become √3/2. सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? दिस इज -√3/2, and that multiplied with first column so it will become -√3/2, and for second column this is +√3/2. so ये मेरे पास आ चुका है बच्चों. दिस इज √3 divided by 4 √2, and this into 1 - 1
-1 और 1। अब जरा गौर करना, एक तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन रही है cos a पाई बाय 6, और जरा गौर करो बच्चों, यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला था वो भी इसी फॉर्म में निकाला था, √3 डिवाइडेड बाई 4, 1 -1 -1 1। लेकिन इस वाले इक्वेशन में नॉर्मलाइज नहीं किया गया, तो वो ऑप्शन के ऊपर बेस्ड करता है। अगर नॉर्मलाइज करने की बात करेगा तो आप फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को दोनों को नॉर्मलाइज करोगे तो नीचे √2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना बताना बच्चों। और अगर नॉर्मलाइज नहीं सर करना तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन, ऑप्शन कैसा दिया गया। करेक्ट है? समझ में आ गया सबको कैसे किया क्वेश्चन को सॉल्व? हाँ जी बच्चों बताइए। यस सर। ओके, सो वेरी गुड बेटा, ये प्रोसेस हमारे पास है। करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये डायगोनलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट था। मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर आपको करवा दिए हैं भाई। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। क्वेश्चन इज दिस, ये मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार ट्राई करो। The problem is, if A 3 by 3, be a matrix, with eigenvalues -1, 0, and 1, and eigenvectors 1, -1, 0, 1, 1, 2, राइट। और तीसरा वेक्टर दिया हुआ है 1, 1, 1। ठीक है, रेस्पेक्टिवली जो जो आइगन वैल्यूज उनके रेस्पेक्ट में ही आइगन वेक्टर्स। करेक्ट। देन फाइंड 6 टाइम्स से व्हाट इज इट्स वैल्यू। 6 टाइम्स ए। तो आपको आइगन वैल्यूज दिए जस्ट और आइगन वेक्टर्स दिए, राइट। कैसे बच्चों सॉल्व करें? तो तरीका मैंने आपको बताया। वैसे यहाँ सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन मैट्रिक्स गिवन नहीं की हुई है। आइगन वैल्यूज तो डिफरेंट है बट मैट्रिक्स गिवन नहीं की है। इसका मतलब हम पहले वाला प्रोसेस तो यूज नहीं कर पाएंगे यार। तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस बचता है बच्चों? दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पे आइगन वेक्टर्स दिए गए और सेकंड प्रोसेस में आइगन वेक्टर ही चाहिए। तो अगर मुझे ए निकालना हो तो क्या कंडीशन होती है डायगोनलाइजेबिलिटी की? दिस इज P इनवर्स AP दैट इज इक्वल टू डायगोनल D, and this implies A equal to P D P inverse. And what is diagonal matrix? ये सारी की सारी चीज पता है आपको? तो P मैट्रिक्स तो आ गई जिसमें ये एज ए कॉलम यूज होंगे, 1 -1 0, 1 1 2, 1 1 1। गलती कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था पहले? नॉर्मलाइज जरूर करना है। तो क्या काम किया जाए? 1/√2 -1 अपॉन √2, एंड दैट इज 0, एंड सेकेंड बिकम्स 1 अपॉन, चेक करना बच्चों कितना आएगा, √6। दूसरा 1 अपॉन √6, तीसरा 2 अपॉन √6, एंड सिमिलरली दिस इज 1/√3, 1/√3, एंड 1/√3। दिस इज अवर P मैट्रिक्स। D डायगोनल मैट्रिक्स, जिस कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर रखे हैं वो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आइगन वैल्यूज रखनी है। फर्स्ट आइगन वेक्टर जो था वो -1 का था, सेकंड 0 का था, थर्ड 1 का था। दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो ये P मैट्रिक्स बन रही है, आप इसे देख पा रहे हो कैसी मैट्रिक्स है? हाँ जी बच्चों, कोई फॉर्म बन रही है इसमें? नहीं सर, कोई फॉर्म नहीं बन रही, सिमेट्री तो आ ही नहीं रही है। अगर सिमेट्री आती तो बात बन जाती। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा यार? इसका इनवर्स लिखना पड़ेगा यार। ठीक है, दिस इज इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A मिल जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है 6A,
तो अगर 6 से पूछा है तो बीच वाली मैट्रिक्स को क्या लिख लेंगे बच्चों, 6 टाइम्स डी दिस इनटू पी इनवर्स, सो दैट वैल्यू बिकम्स -6 एंड दैट वैल्यू बिकम्स +6। और राइट में क्या आएगा, इसका इनवर्स। वो काम मैं आपके लिए छोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? हाँ जी बच्चों बताओ। राइट, क्लियर हुआ इतना? जितने लोग क्लास में बताते रहना। समझ में आ रहा है? अरे भाई कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर। ओके। अच्छा यार, मैंने क्वेश्चन लिखते हुए बेटा एक गलती की थी, यहाँ पे -2 था, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इतना इनवर्स निकालने वाला कैलकुलेशन तो ये करवाएगा नहीं। -2 मिलते ही मजा आ गया। बोला सर इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका नॉर्म 1, इसका नॉर्म 1, इसका नॉर्म 1। बोले इससे क्या फायदा हुआ? तो और इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 है। देखो, फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट सेकंड के साथ करूंगा तो 0 आएगा, सेकंड का डॉट प्रोडक्ट थर्ड के साथ करूंगा तो 0 आएगा, और फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट थर्ड के साथ करूंगा तो भी 0 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबके सब ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स को फॉर्म करते हैं। ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये P इंटू पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? आइडेंटिटी के इक्वल। तो P ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? P इनवर्स के इक्वल। अब P ट्रांसपोज P इनवर्स के इक्वल हो गया, मतलब मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या करना है? ट्रांसपोज ले लेना है, क्योंकि P इनवर्स इक्वल टू P ट्रांसपोज हो गया। सो दैट इज 1/√6, दिस इज 1/√3, दिस इज -1/√2, that is 1/√6, and this is 1/√3, and similarly that is 0 -2/√6, and that is 1/√3। इन तीनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू। करेक्ट? तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसी मैट्रिक्स दिखती है जो कि ऑर्थोगोनल है, तो उसके इसके लिए हम लोग P इनवर्स को कितना लिख लेंगे बच्चों? P ट्रांसपोज लिख लेंगे। करेक्ट? और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देगा, क्योंकि वो भी चाहता है कैलकुलेशन कम से कम। इनवर्स निकालना 3/3 का वो खुद में एक क्वेश्चन हो जाता है ना, और फिर मल्टीप्लाई भी करना है, तो लंबा टास्क होगा, तो हमें बचना है उससे। सर करेक्ट ये बच्चों? फर्स्ट में क्या, सर ये फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या किया, जीरो को जैसे सर लास्ट कॉलम वाले से मल्टीप्लाई किया और उसमें जीरो दिया। हाँ, ओके सर, और नेक्स्ट वाले को फिर थर्ड वाले से किया तो उसमें भी जीरो हमने दिया, बोला तो बेटा, उस बेस पे और फॉर्म करा। सुनो सुनो, देखो आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा याद करवा रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बताया यस था सर। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर और ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर, पढ़ाया था। तो हम बोलते हैं कि यस सर। कोई सेट ऑफ वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल होगा कब? जब उसके सारे वेक्टर्स का नॉर्म 1 हो, और दूसरी बात, आपस में डॉट प्रोडक्ट कितना हो? 0 हो। वो काम दोनों के दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे बच्चों। इसलिए यस सर। इसलिए हमने इस मैट्रिक्स को क्या बोल दिया? यूनिटरी मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। राइट? यस सर। क्योंकि आप जानते हो एवरी रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन यूनिटरी, है ना? तो ये कंडीशन मेरे पास है। यस सर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस सर। करेक्ट? ओके। तो भाई बेसिक लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन करेक्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं बेटा हम लोग ग्रुप थ्योरी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। तो मैंने अभी तक काम करवाया आपको 3 मार्कर क्वेश्चंस के ऊपर, और मैं देखता हूँ हमेशा हर बार एक क्वेश्चन तो यहाँ से 3 मार्क्स का मिल जाता है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वहां यस से सर। 5 मार्क का क्वेश्चन निकलेगा। तो मैं ट्राई सर कर रहा हूँ। मैट्रिक्स, हाँ सर जी बच्चे। मैट्रिक्स के क्वेश्चंस सर जो आपने करा है वो तो प्रैक्टिस में हम कर ही रहे हैं, साथ साथ अगर और क्वेश्चंस वगैरह भी करने हो तो सर कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं? अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो आप शॉम सीरीज ले सकते हो बच्चों। मैं नाम लिख दे रहा हूँ बुक का। यस सर। दिस इज SCHAUM, सॉम सीरीज। ठीक है, इसकी बुक्स आती हैं। जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उन टॉपिक्स में 3 किताबें इनकी बहुत अच्छी आती है। जैसे एक लीनियर अलजेब्रा की आ जाएगी, और कोई दिल्ली में अगर रह रहा है तो वो आराम से बुक ले सकता है बेरसराय से। बेरसराय में सस्ती किताबें मिल जाती है, सेकंड हैंड मिल जाएगी। सेकंड हैंड भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, हमें तो कंटेंट चाहिए, और अच्छा कंटेंट है इसमें, पुरानी वाली में सर भी। ऑनलाइन तो अवेलेबल होंगे ना सर? ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हाँ।
और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक भी आपको यही लेनी है बच्चों, राइट। और तीसरा जो बुक मिलेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओडी का। तो इन 3 सब्जेक्ट की बुक्स जो है वो आपको सॉम सीरीज की अच्छी मिल जाए। और कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर मैं बहुत सारी किताबें नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने कंटेंट आपको लिखवा दिया, थ्योरी आपको इससे बाहर कहीं नहीं मिलेगी जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यस सर। 4-5 कंपाइल करके थ्योरी लिखवाई, बट फॉर प्रैक्टिस यस अगर सर। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एक सेकंड। यस, और किसी को कंबाइंड बुक चाहिए इन सारी चीजों की, तो बेटा जैन एंड एंगर मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, वो किताब ले सकते हो। इसमें सारा का सारा आपको सिलेबस मिल जाए। मैंने कभी भी एच के दास या सत्य प्रकाश जो बुक्स आपके पास चलती हैं वो बुक्स प्रेफर नहीं की, क्योंकि उनमें थ्योरी बहुत ज्यादा एलिबरेट की हुई है। और एलिबरेट जब हम बहुत ज्यादा करते हैं तो कई बार ऑथर का माइंड पता नहीं किस तरफ चल रहा होता है ना, होता है, हमारे साथ भी होता है। कुछ जानता तो अच्छा है, लेकिन लिखते लिखते कई बार गलतियां हो जाती है। तो जिन बुक्स में कम कंटेंट होता है वो बुक ज्यादा अच्छी रहती है, एग्जाम्पल्स ज्यादा हो, क्वेश्चन ज्यादा हो, कंटेंट भले ही कम। तो जैन एंड एंगर फिर भी ठीक है। सत्य प्रकाश और एच दास को मैं मना करूंगा क्योंकि उसमें कुछ कुछ गलतियां हैं बच्चों, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यस सर। कंटेंट। ओके, सो बढ़ते आगे न्यू कंटेंट के साथ में। दिस इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें देखना होगा। ग्रुप डिफाइन करने के लिए बच्चों एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनाना होगा। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या, एक ऐसा सेट जो बाइनरी ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करे। और बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, दे आर इन टर्म्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट। तो मेजरली वी कैन से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जब भी एडिशन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन तो उसके अंदर आ ही गया, और सिमिलरली जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसके अंदर डिवीजन आ ही चुका है, राइट। तो बाइनरी स्ट्रक्चर, सॉरी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात ये है। तो हमने कहा कि एक सेट है जी, दिस इज अ सेट, राइट, विथ सम ऑपरेशन। ऑपरेशन को मैंने स्टार से लिख दिया, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड algebraic structure. Algebraic structure, right? So G star, that is algebraic structure. ठीक है? So this satisfies some postulates. पहला postulate है जिसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होती है बच्चों, दे आर क्लोज्ड विद दिस ऑपरेशन। वो इस ऑपरेशन के लिए कैसे हो, क्लोज्ड। वैसे बाइनरी ऑपरेशन में 2 ऑपरेशंस की बात करने वाला, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, राइट। दे आर क्लोज्ड विद द ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए क्लोज होने का मतलब, क्लोज्ड मतलब बेटा हिंदी में बोले बाध्य है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए बाध्य है, उसी तरीके से हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस सेट के जितने भी मेंबर्स है उन मेंबर्स को इस स्टार ऑपरेशन को फॉलो करना ही, ये इसके कहने का मतलब है। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब मैंने बोला फॉर ऑल A, B, any two members which are belongs to the set G, they always satisfies A star B is belongs to G. Like अगर मैंने ऑपरेशन की बात की और
ए और बी का जो सेट ले लिया वो ले लिया सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मैं दो नेचुरल नंबर्स का एडिशन करूं तो भी वो इसी ग्रुप के अंदर आएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो भी वो इसी ग्रुप के अंदर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। सबको शायद बात समझ में आ रही हो। सेकेंड थिंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर एनी थ्री, फॉर ईच A, B and C belongs to the set G, you may say also for all these members, they always satisfies the property A star with B star C। मतलब B और C का जो ऑपरेशन किया था उस ऑपरेशन के साथ में अगर A को ऑपरेट करे तो वो वैल्यू A और B के ऑपरेशन के साथ में C को ऑपरेट करने के बाद सेम आएगी। ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अधिकतर फॉलो करती है बाइनरी ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो फॉर ईच मेंबर A belongs to the set G if there exists some identity member, this should also belongs to G। ठीक है ना, एक आइडेंटिटी मेंबर हमेशा इसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जो हमें चेहरा दिखाता है, राइट। जैसे बेटा मिरर है, हम मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं तो जैसे हम हैं वैसे ही अब दिख भी रहे है ना। तो उस मिरर के साथ में कभी किसी का ऑपरेशन किया जाए तो सेम चीज आएगी, राइट। कहने का मतलब क्या हुआ? A is operated with identity, this is equal to A, and this is also equal to E operated with identity, sorry, A member, this is also equal to A, right। वो प्री हो या पोस्ट हो, दोनों तरफ से कितना आना चाहिए? A आना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी का होना जरूरी है। अभी मैं वैसे ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। For each member A belongs to G, there exists B belongs to G, which satisfies the condition A star B, this is equal to identity, and that is B star A, this is also equal to identity, right। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम क्या बोलेंगे? इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इस B को हम लोग डिनोट करते हैं दिस इज इक्वल टू A इनवर्स। ये नोटेशन है बेटा। A इनवर्स का मतलब कहीं भी ऐसा नहीं कि 1/A के इक्वल होगा, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। करेक्ट है? बात सबको समझ में आ रही है? बताते चलना। Yes। वेरी गुड। और नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेशन होना चाहिए। कम्यूटेशन होने का मतलब क्या है? कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G, कोई भी दो मेंबर अगर मैं इस सेट के उठाता हूं, अगर वो क्या करे कि A का ऑपरेशन प्री ऑपरेशन B के साथ करे या A का पोस्ट ऑपरेशन B के साथ करे, अगर वो वैल्यू इक्वल होती है तो कम्यूटेशन सेटिस्फाई होता है। अब आपके दिमाग में एग्जांपल ऐसे ही आ गया हो क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने मैट्रिक्स ही पढ़ी थी। आप जानते हो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन A इंटू बी, दिस नीड नॉट इक्वल टू B इंटू A, राइट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। क्या बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? बताते रहो हाँ या ना, ठीक है। Yes, तो sir. वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के को होल्ड नहीं करता। तो अगर मैं मुझसे कोई पूछेगा सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सर क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? मैं बोलूंगा नहीं करेगा, है ना। समझ में आ रही है बात? तो अब इन सारी प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कैसे कैसे चीजों को बोल सकते हैं। तो पहली बात आती है बेटा, अगर सिर्फ पहली प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो क्या होगा?
अगर सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड होती तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपॉइड, राइट। अगर फर्स्ट टू प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, फर्स्ट और सेकंड, ये वर्ड आप कई बार फिजिक्स में सुनते भी होंगे और हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी था, लेकिन ग्रेजुएशन में तो बहुत डेप्थ से नहीं पढ़ पाए थे बिकॉज कोर्स कंटेंट बहुत सारा था और हमें पास होने का खतरा था, है ना। मार्क्स ज्यादा लेके आने थे। तो फर्स्ट टू प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है तो फर्स्ट टू प्रॉपर्टी होल्ड होने का मतलब हुआ कि दिस विल बिकम सेमी ग्रुप, एंड अगर फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी होल्ड होती है देन दैट विल बिकम मोनोइड। इसे क्या बोलते हैं? मोनोइड। और अगर फर्स्ट फोर प्रॉपर्टी होल्ड होती है देन दैट विल बिकम ग्रुप। और अगर ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होती है देन दिस इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। और बेटा यू में से दिस इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप। आई थिंक सबको बातें क्लियर हुई। तो इफ ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड देन दिस इज कॉल्ड ग्रुपॉइड, first two property hold then this is called semi group, first three property hold then this is called monoid, and first four property hold then this is called group, and for all five property hold then this is called abelian group, or you may say commutative group। तो ये डेफिनेशन हमारे पास ग्रुप की आई। मतलब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कई टाइप के स्ट्रक्चर्स को जनरेट कर सकता है जिसमें ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, ग्रुप भी है और अबेलियन ग्रुप भी। करेक्ट। अब ठीक है, ये तो स्टोरी चल गई है हमारी, ये तो हम सर कई समय से पढ़ते आ रहे हैं। प्रैक्टिकली कैसे सोचे इसे? अब मैंने स्टार को बोला कि दो ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से? बोला बाइनरी है तो फिर या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर स्टार ऑपरेशन की बात करें, तो अगर हम एडिशन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो इस केस में जो आइडेंटिटी मेंबर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। ए का ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन करना है तो क्या वैल्यू मिले कि जिससे वो सेम के इक्वल हो जाए। मतलब मैंने बोला a प्लस 0 दिस इज इक्वल टू a, एज वेल एज 0 प्लस a दिस इज इक्वल टू a। ये तभी हो सकता है जब ये एंट्री कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो इस केस में आइडेंटिटी मेंबर कितना होता है बच्चों? 0 होता है। और इनवर्स ऑफ सम एंट्री वो कितना होता है? a होता है, माइनस a होता है बच्चों। अब सब लोग समझ पा रहे होंगे कि a का माइनस a के साथ एडिशन करूं तभी 0 आएगा, या माइनस a का a के साथ एडिशन करूं तभी 0 आएगा, चाहे प्री करूं चाहे पोस्ट करूं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ इनवर्स फॉर द ऑपरेशन एडिशन, राइट। अगली बात आती है बच्चों, अगर ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो उस केस में क्या होगा? इसे डॉट भी बोल सकते हो, ऐसे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 होती है सर एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, बिल्कुल। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू a एंड दैट इज 1 इंटू a, राइट। सिमिलरली इनवर्स कितना हो जाएगा सर? दिस इज 1 बाई a। आ रहा है सबको समझ में? यहाँ पे यस ये सर। a प्रैक्टिकली दिख भी रहा है हमें, है ना। तो a इंटू 1 अपॉन a दैट इज इक्वल टू 1, एज वेल एज a 1 अपॉन a इंटू a दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो गौर करने वाली बात है कि यहाँ प्रोडक्ट में आइडेंटिटी आएगा और आइडेंटिटी कितना था? 1 था, राइट। और यहाँ प्रोडक्ट करने के बाद ए आना चाहिए, तो आइडेंटिटी कितना हो गया? 1 हो गया। तो दोनों बातें एक दूसरे को बता रही। समझ में आ रही है कहानी सबको? तो ये एडिशन ऑपरेशन के लिए और ये दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तो मैंने एक सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लिया। जो ऑपरेशन मतलब जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो एग्जांपल 3 by 3 की मैट्रिसेस के लिए तो सेटिस्फाई है ही, n by n की मैट्रिसेस के लिए भी सेटिस्फाइड है, मतलब हर एक ऑर्डर के लिए सेटिस्फाइड है। तो हमने सपोज सेट ले लिया S, दिस इज कलेक्शन ऑफ aij n by n such that aij belongs to set of real number।
ये जो नोटेशन है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सेट? ये किस किस ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन से सेट, ये सेट कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिनोट करता है? बोले सर सबसे पहले तो ऑपरेशन दो, तभी तो बता पाएंगे। तो भाई मैंने आपको दो ऑपरेशंस दे दिए। पहला ऑपरेशन दे दिया किसका? मल्टीप्लिकेशन का, सॉरी एडिशन का दे दिया सर। तो एस विद एडिशन, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? कौन कौन से ऑपरेशन सेटिस्फाई करे? बोले सर पहला तो होगा सेटिस्फाई, कौन सा बच्चों? कि दो मैट्रिसेस का एडिशन करें, ए और बी दो मैट्रिसेस ले ली एस सेट की। अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ जो हमने ऑर्डर लिखा है ना, इस ऑर्डर को भी रेक्टेंगुलर रख लो कि भाई हर जगह ओवरऑल कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। जब रेक्टेंगुलर के लिए कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो स्क्वायर के लिए भी सेटिस्फाई होगी। तो हमने दो मैट्रिसेस ली ए और बी, दोनों एस सेट को बिलोंग कर रही है। एस सेट को बिलोंग करने का मतलब कि दोनों का ऑर्डर m बाई n होना चाहिए और दोनों की एंट्रीज रियल होनी चाहिए। दोनों रियल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस मिल गई। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का बच्चों एडिशन किया जाएगा a प्लस बी, तो कितना मुझे मिल जाएगा? बोले सर वो आएगा ए आई जे और दूसरे के लिए बी आई जे, और ऑर्डर फिर से कितना आ गया सर? m और n। भाई ए मैट्रिक्स है वो कितनी है, उसके लिए ए आई जे रियल को बिलोंग करेगा, ये कंडीशन है एसेट की। यहाँ भी बी आई जे रियल को बिलोंग करेगा, ये कंडीशन है एसेट की। तो ए आई जे प्लस बी आई जे भी किसको बिलोंग करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो ये भी कंडीशन थी। ये तो होता ही है, पता ही दो रियल नंबर्स का सम कितना होता है रियल नंबर। इस बात का मतलब ये हुआ सर कि a प्लस बी दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सो दिस इज क्लोज्ड विद द ऑपरेशन एडिशन। राइट बच्चों, ये एडिशन ऑपरेशन के लिए कैसा हो गया? क्लोज हो गया। क्या बात सबको समझ में आ रही है? बताते रहो हाँ या ना। Yes, sir. ओके, Yes. सो वेरी गुड। सो दिस इंप्लाइज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। वैसे बेटा टॉपिक ग्रुप थ्योरी बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, ठीक है ना? बट हम उतना पढ़ रहे हैं जितने की हमें जरूरत है फिजिक्स में। मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब मैं लेकिन बताऊंगा आपको उतना ही जितने की जरूरत है, ठीक है ना? अदरवाइज पढ़ने अगर हम ग्रुप Yes, sir. थ्योरी को चले, हाँ तो ग्रुप थ्योरी को अगर पढ़ने चले तो ये कम से कम 6 से 7 महीने लेगा अकेला ही। तो ये काफी वास्ट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो भी। अभी तो पहले एग्जाम क्लियर कर लो, आफ्टर दैट एग्जाम आपको जरूरत पड़ेगी। जो भी बच्चा क्वांटम में काम करना चाहता है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? दूसरी Yes, बात sir. पे, गुड बेटा, दूसरी बात पे आते हैं कि a प्लस बी, मैंने बोला यार एडिशन के लिए एसोसिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा जी सेटिस्फाइड। a प्लस बी प्लस सी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एडिशन तो किसी भी ऑर्डर में कर लो वो हमेशा सेम ही आए, तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी। नेक्स्ट इज existence of identity. So you know that there exists a null matrix which is also belongs to set S. null matrix, जीरो मैट्रिक्स, ऑब्वियस सी बात है सेट के अंदर होगी बिकॉज इसकी एंट्री तो रियल है और जीरो एक रियल नंबर होता है। तो एस सेट में जीरो मैट्रिक्स तो जरूर लाई करेगी। मतलब बच्चों कोई भी चीज याद नहीं करनी, न रटना है, वो आप समझते चले जाओ, अपना दिमाग चलाओ क्या क्या किस किस टाइप की मैट्रिसेस के पास हो सकती है, और सोचने के लिए मैंने आपको कंडीशंस दे दी हैं। तो जीरो बिलोंग्स टू एस, जीरो बिलोंग्स टू एस सच दैट इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। क्या सेटिस्फाई करेगा बच्चों? सोचिए एक बार, जीरो बिलोंग्स टू एस जो सेटिस्फाई करेगा a प्लस जीरो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a, एज वेल एज नल प्लस a इज ऑल्सो इक्वल टू a। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई भी सर। करेक्ट। अब अगली बात आती है कि अगर सपोज हम क्या काम करें, इनवर्स की बात करें, तो मैंने तुमसे बोला भाई अगर ए मैट्रिक्स ली गई है तो माइनस ए भी होगी, होगी कि नहीं होगी?
क्योंकि अगर रियल नंबर है कोई तो उसका नेगेटिव भी रियल नंबर होता है ना, इसकी एंट्री रियल ही है। तो अगर ए मैट्रिक्स सेट एस को बिलोंग करती है तो माइनस ए भी सेट एस को बिलोंग करेगी, और किस ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेगी? बोले सर ए प्लस माइनस ए करूं तो भी नल है, और माइनस ए प्लस ए करूं तो भी नल है। तो यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। दिस इज इनवर्स, ए इनवर्स। ये ए इनवर्स वो वाला नहीं है जो आप पढ़ते हो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके लिए बेटा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। और ये किसके लिए? मैट्रिक्स एडिशन के लिए इनवर्स। ठीक है, दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। यहां एडिशन की बात चल रही है। एंड दिस जीरो इज नथिंग, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स सुनते ही दिमाग में वो आता है जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1, बट वो कब? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मैट्रिक्स एडिशन। करेक्ट। अगली बात आती है सर एडिशन तो हमेशा कम्यूटेशन को होल्ड करता है। a प्लस बी का वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगा? b प्लस ए के इक्वल होगा, तो कम्यूटेशन भी होल्ड हो गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी, सॉरी इनवर्स भी होल्ड हो गया ऑफ इनवर्स। करेक्ट। तो ये हमारे पास पांचों की पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर एस मिला विद एडिशन, ये हमेशा कैसा होगा? दिस इज अबेलियन ग्रुप। तो सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस with real entries always forms an abelian group। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बताते चलो बच्चों। अगर रियल के लिए सेटिस्फाई करे तो सिमिलरली वो कॉम्प्लेक्स के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं दूसरा एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दे दूं, वो बाद में देता हूं, पहले तो हम लोग एस का मल्टीप्लीकेशन के साथ देखते हैं। तो दूसरी कहानी आ गई सर, एस विद मल्टीप्लीकेशन। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस विद मल्टीप्लीकेशन? बोले सर कहानी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि पहले का ऑर्डर m बाई एन, दूसरे का ऑर्डर भी m बाई एन, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एश्योर नहीं होगा। तो क्या काम किया जाए? ऑर्डर बदला जाए, स्क्वायर मैट्रिसेस ली जाए, तब जाके होल्ड हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। या एक 3/4 की उठाई, दूसरी 4/3 की उठा ली, तो भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मैं हर एक मैट्रिक्स के लिए बोल रहा हूँ, तो हर एक मैट्रिक्स के लिए तो ऐसा हो नहीं पाएगा, है ना? कई सारे अलग अलग ऑर्डर लेने पड़ जाएंगे सेट के अंदर, तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं। तो यहाँ पे एक रिजल्ट तो अपन लिख ही लेते हैं, क्या कि एस अगर सेट ले लिया जाए, क्या A इक्वल टू aij n by n of aij belongs to set of complex numbers. This is also an abelian group for matrix addition. Right? So this is our second result. तो मैट्रिक्स एडिशन हमेशा अबेलियन ग्रुप बनाता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? ये जो सेट लिखा जाता है ना, कौन सा सेट? जैसे यहाँ पे हमने सेट ऑफ रियल नंबर लिखा है ना, और यहाँ पे हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। इस सेट को हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? फील्ड। अब फील्ड क्या होता है क्या नहीं होता, मैं थोड़ी देर बाद आगे बताऊंगा। ठीक है ना? तो फील्ड में तो हमेशा फील्ड में हमेशा अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अगर कोई एक सेट किसी एक फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड पे अगर किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हर एक फील्ड पे सेटिस्फाई करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो जैसे सेट ऑफ रियल नंबर का फील्ड है, अगर उस पे वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स पे भी होल्ड होगी, रैशनल नंबर के फील्ड पे भी होल्ड होगी। अब इंटीजर्स पे होल्ड होगी या नहीं होगी?
रैशनल पे, सॉरी, इरेशनल पे होल्ड होगी या नहीं होगी? वो सोचने के लिए पहले मुझे ये सर्च करना होगा कि इंटीजर या इरेशनल या नेचुरल नंबर्स क्या ये फील्ड बनाते हैं या नहीं बनाते। तो फील्ड की डेफिनेशन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। राइट बच्चों, मेरा स्टेटमेंट सबको समझ में आया? यस सर। सर यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने n इंटू एन लिया है, वहाँ पहले m अब इंटू एन चाहो आप इसे m इंटू एन पे लिख लो तो भी ये अबरेंट ग्रुप, राइट? एडिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। हाँ, तो मेरा स्टेटमेंट बच्चों ये था कि कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए गिवन ऑपरेशन के साथ में अबेलियन ग्रुप बनाता है तो वो दूसरे फील्ड्स पे भी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा ही करेगा। ये मेरा स्टेटमेंट था, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन सारी बातों को लेते हुए। देखिए, अब हमने अगली बात क्या कही, अगर मैं काम करूं, सेट ले लिया, दिस इज ए आई जे एन बाई एन, सारी स्क्वायर मैट्रिसेस ले ली, ठीक है, जिसमें ए आई जे बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर, राइट? तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा? एस विद मल्टीप्लिकेशन, where this multiplication is matrix multiplication. हाँ जी बच्चों, आपको क्या लगता है? बोले सर फर्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं, वो क्लोजर था। क्लोजर की बात करूं तो वो होल्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि a इंटू बी जो मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा? उसका ऑर्डर भी n बाई एन। और एंट्रीज कैसी आएंगी? रियल, क्योंकि रियल का एडिशन करूं या मल्टीप्लीकेशन करूं हमेशा रियल आए। तो क्लोजर होल्ड हो रही है सर। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट सेट एस। बात सबको समझ में आ रही होगी? और बोले सर दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो वो क्या है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी इंटू सी अगर मैं करूं तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? ए इंटू बी इंटू सी। मैं ऑर्डर थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, बस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के तरीके चेंज कर रहा हूँ। कैसे? पहले बी और सी का कर रहा हूँ, फिर उसके साथ में ए का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, या पहले ए और बी का कर रहा हूँ, उसके साथ सी का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल ही आएगी। तो इसमें भी कोई डाउट अपने को नजर नहीं है, ठीक है? तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है। आती है बात अगली, थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी के बारे में क्या कहोगे? बोले सर वो यूनिट मैट्रिक्स आपने पढ़ाई थी ना, कौन सी वाली? आई, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स। देयर एग्जिस्ट आई यूनिट मैट्रिक्स। थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, there exist I which is unit matrix and it satisfies the condition that A into identity this is equal to A or identity into A this is also equal to। तो जो I मेरे पास आया this is multiplicative identity, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा? नल मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, करेक्ट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, and this satisfies the condition A into identity is equal to A and identity into A equal to A। बोले सर आइडेंटिटी तो होगी इसके अंदर, क्योंकि आइडेंटिटी की जो एंट्रीज होती हैं 0 1, यही दोनों एंट्रीज होती है ना, वो दोनों की दोनों कैसी हैं? रियल नंबर। बस बढ़िया काम बना, आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। चौथी बात आती है बच्चों इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां तक पास हो चुकी है। बोले सर ये तो फेल कर दिया हमने। कैसे फेल किया? आपने सिर्फ सारी रियल मैट्रिसेस का सेट दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों? रियल मैट्रिसेस का सेट दिया हुआ है,
और हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ए इनवर्स। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो आपने मैट्रिसेस में पढ़ा था, कितना होता था? ए एडजॉइंट ए दैट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मोड ऑफ ए। अगर यस सर। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो यार ये डिफाइंड नहीं होगा। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे सेट एस में दी नहीं गई है। सेट एस में बोला सिर्फ सारी रियल मैट्रिसेस का कलेक्शन है, स्क्वायर है, चलो चलेगा। लेकिन ये थोड़ी बोला है कि उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। डिटर्मिनेंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट? सो हम क्या लिखेंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट दिस ए इनवर्स फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस belongs to the set capital S. So this implies that set S not satisfying this existence of inverse. तो अब रुक जाओ, जहां पे प्रॉपर्टी फेल होगी वहीं पे रुक जाओ। तो कितनी प्रॉपर्टी पास हुई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो क्या बोलेंगे? S with multiplication this is, यस बच्चों कैसा है ये? मोनोइड। क्या बताया था? मोनोइड फर्स्ट सर। थ्री प्रॉपर्टी होने पे मोनोइड, मोनोइड सर। राइट? वेरी गुड। सो दिस इज मोनोइड। यस सर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेट आता है अपने पास में। अगर हमने एस सेट डिफाइन कर दिया, दिस इज ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन। फिर से स्क्वायर मैट्रिसेस ले ली और उनकी सारी एंट्रीज डिफाइन कर ली बच्चों। ए आई जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल मैट्रिसेस ली हैं, और बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कैसी मैट्रिसेस है? सिंगुलर मैट्रिसेस। इस सेट को आप ऐसे भी बोल सकते हो, सेट ऑफ ऑल रियल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब आपको क्या लगता है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी? अब मैं बहुत सारा काम नहीं करवाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा तुम खुद दिमाग लगा के सोचते रहो। हाँ जी बच्चों, पहली तीन तो सर पहले ही पास हो रही थी। क्लोजर पास थी, फोर्थ भी हो जाएगी सर। यस सर। है ना? क्लोजर पास फर्स्ट थी, थ्री तो है। यस सर। एसोसिएटिव भी पास है, यस सर। और आइडेंटिटी भी पास थी। अब चौथे को सोचना है, वो भी पास कर गई, क्योंकि अब तो डिटर्मिनेंट कैसा है? नॉन जीरो। 0। नॉन जीरो सर। यस सर। वेरी गुड। ये भी पास हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन हमारी चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी पास हो गई, राइट? लेकिन पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए ये इक्वल होना जरूरी नहीं है। दिस इज नीड नॉट ट्रू। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फर्स्ट फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हुआ? कि जो आपके पास एस ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या जनरेट करेगा बच्चों? ग्रुप जनरेट ग्रुप करेगा। ग्रुप सर। यस सर। राइट बच्चों, समझ में आया सबको? बताते रहो हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, तो आपको इसके ऑप्शन को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। The question is this. The question is S is equal to A, 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 A. सारी एंट्रीज बेटा कितनी है? A. And that A is belongs to set of real number except 0. मतलब 0 नहीं लेना है आपको, और सारे रियल वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है? तो S with multiplication is क्या होगा बच्चों? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुपॉइड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेमी ग्रुप, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एबेलियन ग्रुप,
और चौथा ऑप्शन बच्चों अपने को दिया हुआ है, दिस इज मोनोइड। गलती मत करना, थोड़ा दिमाग लगा, ठीक है? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, सोचो। सर ये क्या लिख सर ये ए बिलोंग्स टू रियल सेट ऑफ नंबर, ये ब्रैकेट में जीरो क्या लिखा है सर? R-0 मतलब सेट में से हम 0 हटा रहे हैं, ओके। तो 0 रियल नंबर आपको पिक नहीं करना है, और सारी रियल वैल्यू आप एक ही पिक कर सकते, राइट? ओके बच्चों, क्या निकला बताओ? अबेलियन ग्रुप सर। अवेलेंट ग्रुप, ओके। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? सर सेवन। डिटर्मिनेंट ए जीरो है सर इसका। सर तो फिर मोनोइड। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि जीरो आएगा तो जीरो तो इसमें है ही नहीं। सर नहीं, मोनोइड। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट जीरो है तो नॉन ओके। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा है ना? हम्म वैसे बेटा, किसी ने बोल तो दिया अबेलियंट ग्रुप, लेकिन सोच के नहीं बोला प्रॉपरली। आंसर होगा अबेलियंट ग्रुप ही इसका। अब तुम सोचोगे क्यों होगा सर? इसमें तो भाई वो जो आइडेंटिटी तुम बोल रहे थे ना, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1001 तो होती है ना आइडेंटिटी, होती है कि नहीं होती बेटा? यही तो होती है आइडेंटिटी, 1001। लेकिन क्या ये 1001 इस सेट का मेंबर है? बोले सर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेट में जो भी मेंबर होगा उसकी तो सारी एंट्री सेम होंगी। अगर नहीं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर एक ही वैल्यू 1 रख दी तो यहाँ तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही उस हिसाब से। बच्चों सही बोल रहा हूँ मैं? बताओ हाँ या ना। यस सर। मतलब आप ना प्रॉपरली लॉजिकली सोचते हुए चलना। जो जो बातें हमने पढ़ी हैं, क्या वो सारी की सारी बातें डिफाइन हो रही हैं? ये सब चीज सोचते हुए चलो। तो हमने बोला यार यहाँ तो उस हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए सेमी ग्रुप। सर पहली दो ही प्रॉपर्टी होल्ड हो पा रही है, वहीं रुक गए हम लोग, तो सेमी ग्रुप बोल दिया। लेकिन इसका आंसर किसी ने बोला था अबेलियंट ग्रुप, सही बोला था, लेकिन अप्रोच गलत थी बच्चों तुम्हारी। अब प्रॉपर अप्रोच देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो क्या थी पहली प्रॉपर्टी? वो थी सर क्लोजर। बोले क्लोजर होल्ड हो रही है, क्यों? अगर मैं ए और बी दो मैट्रिसेस मान लूं, ऐसे ले लूं, ए ए सारी एंट्री सेम होनी चाहिए, यही कंडीशन, और सारी रियल होनी चाहिए। और बी ले लिया मैंने ऐसे, बी 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 बी, राइट? और सी भी लिख लेते हैं, आगे काम आई कहीं पे। वो ले ली सी 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 सी, ठीक है? तो ए इंटू बी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, तो ए इंटू बी कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू ए ए ए ए, ठीक है? फिर ये आ गया बी बी बी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है। ये जो
मल्टीप्लाई था, ये कौन सा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट एंट्री 2ab, सेकंड एंट्री भी 2ab, थर्ड एंट्री भी 2ab और फोर्थ एंट्री भी 2ab। यही तो चाहिए अपने को कि सारी एंट्री सर सेम हो, और यहाँ आ रही है सारी एंट्री सेम। बच्चों बताओ हाँ या ना, समझ में आया सबको? यस सर। इस सेट का, वेरी गुड बेटा, इस सेट के अंदर ऐसी सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिनकी सारी एंट्री सेम हो, और वही चीज हमारे पास आ गई। सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बिलोंग्स टू दैट सेट एस। तो क्लोजर होल्ड हो गई। एसोसिएटिविटी मैं नहीं करवा रहा हूं, वो भी होल्ड होगी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ही करना है आपको, मतलब उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मल्टीप्लाई तुम कर ही लोगे, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो आती है कौन सी, क्लोजर। मतलब इसमें क्या होगा, ए इंटू बी, दिस Existence इज, of identity. एग्जिस्टेंस ऑफ हाँ आइडेंटिटी सर। हाँ हाँ, मैं लिखता हूँ, ए इंटू बी इंटू सी एंड दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये मतलब होल्ड हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने तीनों मैट्रिसेस लिखी। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं बोल रहा हूँ सर ये भी होल्ड हो रही है, लेकिन आइडेंटिटी ढूंढना टास्क है, कैसे निकालें उसे। बोला सर सपोज हमने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री सेम तो होनी चाहिए, तो ई ले ली सारी एंट्रीज, ये है, दिस इज आइडेंटिटी। अब ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है वो चेक करते हैं। क्या होती है डेफिनेशन, ए का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई ए का करो तो आइडेंटिटी सर। ए। यस सर। राइट। तो भाई ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आया, ए ए ए ए और मल्टीप्लाइड विद ई ई ई, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो वही आ गया, 2a. राइट। ये प्री और पोस्ट दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। अब 2a किसके इक्वल होना चाहिए भाई, a के इक्वल होना चाहिए, तो दिस शुड इक्वल टू a a a a। और दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। कहने का मतलब क्या हुआ, 2ae, दिस शुड इक्वल टू a। तो Yes, दिस sir. a एलिमिनेटेड, एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज a कैसा है, नॉन जीरो है। यही तो बोला है उसने। तो दो नॉन जीरो नंबर को तो दोनों तरफ काट सकते हैं, लेकिन अगर a जीरो भी हो पता तो मैं काट नहीं पाता, जीरो अपॉन जीरो तो डिफाइंड ही नहीं होता, है ना। सो आइडेंटिटी यहाँ पे आ रहा है बेटा, ई का वैल्यू आ रहा है हाफ। तो यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, वो क्या मिल रही है, दिस इज हाफ 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 एंड हाफ, करेक्ट। दिस इज अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आया सबको, बताते रहो, यस। ठीक है, वेरी गुड। मतलब ये वो वाली आइडेंटिटी नहीं है 1001 वाली, वो तो यार सारी सारे मैट्रिसेस की कलेक्शन के लिए। ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। कैसी है, जिनका सारा एंट्री, मतलब जिनकी सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए, उस टाइप की मैट्रिसेस है। तो आइडेंटिटी भी उसी नेचर की होगी जिसकी सारी एंट्री सेम, और वो भी आ भी रही है, देखो हाफ 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 हाफ, है ना। अब आती है अगली कहानी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हमने सपोज ए इनवर्स ले लिया किस फॉर्म में, बी 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 बी। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सर कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो भाई कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, कितना आ गया, ए ए ए ए, और इनवर्स हम मान चुके हैं कितना, बी बी बी। कितना आना चाहिए आइडेंटिटी, वो कितना है, हाफ 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 हाफ, निकाल चुके हैं थोड़ी देर पहले। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा कितना, 2ab हर एक एंट्री, और राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है सारी एंट्रीज।
तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी जब 2ab किसके इक्वल आ जाए, हाफ के इक्वल आ जाए। मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, 1/4a। तो अपने को इनवर्स भी मिल गया। वो कितना मिल गया सर, दिस इज इन दैट फॉर्म। किस फॉर्म में, 1/4a, 1/4a। और ये डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि a नॉन जीरो दिया हुआ है। मतलब अगर a जीरो दे देता ना, तो फिर कहानी खराब हो जाती है ना बच्चों, दिख रहा है सबको। अगर a की यस पॉसिबल वैल्यू जीरो भी हो पाती तो आप बोलते इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए उसने बोला a इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, राइट। उसमें जीरो नहीं लिया जा रहा है। सो दिस इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई हो गई। करेक्ट। आती है अगली बात, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेशन। So for commutation, we take again two matrices A into B. That product A B, sorry, A A A A, and that B matrix is B B B B. Their multiplication is equal to 2AB, 2AB, 2AB and 2AB. अब मैं अगर इन्हें पलट के लिख देता हूँ, कैसे लिख लेता हूँ, BA, then their multiplication is B B B B. ये आ गया A A A A. Then this is nothing, ये कितना मिल चुका है, 2BA। अब 2BA और 2AB में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों की दोनों बातें क्या सेम है ना बच्चों। सो दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज दैट AB इक्वल टू BA। तो आपकी कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड हो रही है। सो कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। करेक्ट, समझ में आया सबको। अरे भाई बताते रहो हाँ या ना। यस सर ओके, यस सर वेरी गुड। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये जून 2017 में पूछा है 6 मार्क्स में, सॉरी 5 मार्क्स में। अब देखो कैसा क्वेश्चन है, मतलब फ्री के मार्क्स बट रहे हैं भाई, पकड़ना है अपने को। थोड़ा थोड़ा लॉजिक तो देगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री में तो देगा नहीं। बट जिसको आता है उसके लिए फ्री वाला ही है, बहुत आसान मामला। कई सारी चीजें ऐसी होती है ना, कई सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आते हैं लेकिन उसके बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाते, क्योंकि लैंग्वेज के साथ में कुछ ना कुछ खेल कर दिया जाता है, हम लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते, है ना। लेकिन ये टॉपिक ऐसा अगर आपको आता है, लैंग्वेज में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। multiplication, right? It is given that A is belongs to set of real numbers. ये इसने गिवन किया, या छोड़ दो क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 B। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन करवाया उसी फॉर्मेट में सोचना है सबको। दूसरी एंट्री दी हुई, दूसरा कॉलम दिया हुआ बेटा 0 1 0। तीसरा दिया हुआ है A01। इट इज गिवन A, B बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेकेंड ऑप्शन जो देता है अपने पास, वो आ रहा है, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज है 1 A 0 0 1 B 0 0 1। AB belongs to set of real numbers। Third option, this is 1 A 0 0 1 B and 0 0 1, says that AB belongs to set of real numbers। Fourth option is 1 B 0 A 0, sorry A 1 0 and last column is 0 0 1,
it is given that A comma B belongs to set of field. तो क्या आपकी अप्रोच रहेगी? शुरुआत तो हम वही करेंगे जो हमने पढ़ा अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हुए, है ना? लेकिन ना पता है हमारी गलती क्या रहती है ऐसे क्वेश्चन को ऑप्ट करते हुए? आप इस क्वेश्चन को 5 नंबर का भले ही है, आप इसको 3 नंबर का भी बना सकते हो सोचते हुए। ये आपके मतलब लॉजिक पे डिपेंड करता है कैसे सोचो। पूरे क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हुए हर एक ऑप्शन में एक एक प्रॉपर्टी होल्ड करवाते हो, उससे क्या होगा? मेरा काम कम होगा। जिसमें एक प्रॉपर्टी फेल होगी वो ऑप्शन हट गया। ये एक तरीका है, मतलब ठीक है बच्चों, जिससे हम कम से कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को ऑप्ट कर सकते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, कोई एक ऑप्शन उठाते हैं और उसके बाद चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करवाना शुरू कर देंगे। ग्रुप है तो इसका मतलब चारों होल्ड करेगा। चलो ठीक है, क्लोजर की बात करें सर, उसमें सोचना पड़ेगा, एसोसिएटिव में नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन क्लोजर और आइडेंटिटी और इनवर्स, इन तीनों प्रॉपर्टी को सोचना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन भी बहुत हार्ड जाएंगे इनकी, हमने पिछले वाले क्वेश्चन करके देखा भी। तो तुम क्या करो, चारों ऑप्शन को उठाओ और सबके क्लोजर को होल्ड करो। जैसे मैं फोर्थ ऑप्शन से ही आता हूँ, तो चौथे ऑप्शन में देखता हूं तो मेरे पास 2 मैट्रिसेस ले ली मैंने इस सेट की, ठीक है। एक ले ली 1 A 1 0 B1 1 0 0 0 1, इस टाइप की मैट्रिसेस थी जिनकी ये 2 एंट्री वेरी कर रही थी, बाकी सारी एंट्रीज फिक्स्ड है, 0 है या 1 है, ठीक है। सिमिलरली बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया बच्चों, 1 A2 0 B2 1 0 0 0 1, करेक्ट। A into B निकालना है, so that A into B this is equal to, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा बच्चों? दिस इज 2 प्लस A1 B2। बोले सर पहली एंट्री ही देख लेते हैं ना, बाकी काम करने की जरूरत ही नहीं। बच्चों मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जितना अभी तक लिखा मैंने बोर्ड पे, बताते रहो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड। तो मैंने सिर्फ मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सोचा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, और क्लोजर प्रॉपर्टी में भी सिर्फ पहली एंट्री निकाली। इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री कितनी होनी चाहिए बताओगे? 1 होनी चाहिए सर, तभी इस सेट के अंदर लाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ फर्स्ट एंट्री मिल रही 2 प्लस A1 B2, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो भी बाकी एंट्री आती हो मुझे मतलब नहीं है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ये सेट सपोज ले लो S1, ये ले लो जी S2। नोटेशन हम अपने हिसाब से देख रहे हैं क्योंकि हमें सर्च करना है। ये ले लिया S3 और ले लिया S4, राइट। सो दैट मैट्रिक्स इज नॉट बिलोंग्स टू S1। पहली एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो चौथा तो क्लोजर ही होल्ड नहीं कर रहा भाई। और जो क्लोजर होल्ड नहीं करता उसे क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नॉट एनी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, राइट। तो कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लोजर होल्ड होती तो ग्रुपॉइड बोल पाते, ये तो ग्रुपॉइड भी नहीं है ना। आता हूं थर्ड ऑप्शन की तरफ। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं, तो यहाँ पे भी हमने फिर से 2 मैट्रिसेस उठा ली, उनमें वेरी करने वाली एंट्रीज को ही चेंज किया। 1 A1 0 0 1 B1 एंड दैट इज 0 0 1, और बी मैट्रिक्स ले ली, दैट इज 1 A2 0, दैट इज 0 1 B2 एंड दैट इज 0 0, राइट। अब अगर मैं A इंटू बी मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप जरा गौर करना, फर्स्ट एंट्री की ही बात कर रहे हैं। सो दिस रो, जैसे हमने यहाँ पे रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया था, तो दिस रो मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम, तो भाई साहब 1 आ गया। एक उम्मीद की किरण जगी आपके आंखों के सामने, है ना, क्योंकि इसकी ये वाली एंट्री कितनी है बच्चों? 1 है। बोले सर बात तो बन रही थोड़ी थोड़ी, और आगे बढ़ते। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम, कितना आ गया सर? A2 प्लस A1 आ गया। बोले सर ये भी चलेगा कि ये तो वेरिएबल एंट्री थी सेकंड वाली, और यहाँ पे भी वेरिएबल एंट्री आ रही है A2 और A1 की, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद थर्ड कॉलम,
बोले सर इसने मामला बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया कि ये एंट्री जो है वो कितनी होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ये एंट्री कितनी आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, क्योंकि A1 B2 की तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू S2। तो ये ऑप्शन भी अपने फेवर में से गया। बच्चों समझ में आ रहा है सबको, बताते चलना, यस सर। ठीक है, ओके। अब अपन आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस फिर से ले ली, ए मैट्रिक्स ले ली 1 A1 0, this is 0 1 B1 and that is 0 0 1, right? And second matrix is B, which is 1 A2 0, that is 0 1 B2 and this is 0 0 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, A इंटू बी, रो इंटू कॉलम करते हुए कितना मिल जाएगा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, बोले सर 1, अभी तक तो बात बन रही है। फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम, बोले अभी भी बात बन रही है, A1 A2 प्लस 1, बोले वेरिएबल एंट्री ही आ रही है A1। बट व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम, तो मेरे पास आ गया B1 B2 1। यार ये तो 0 चाहिए था बच्चों, क्योंकि मैट्रिक्स का टाइप कैसा है कि उसकी सारी ये वाली एंट्री कैसी है, 0 है, तो ये नॉन जीरो आ गया। देख रहे हो सब लोग, ये एंट्री 0 होनी चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं आ रही, तो बस मामला बिगड़ गया। क्या बोला, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू S3। तो आपका सेकंड भी गया, बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट, तो फर्स्ट वन इसका। समझ में आया बच्चों सबको, बताते रहो हाँ या ना, ठीक है। अब हमें और काम नहीं सर करना। ये बी सर ये B1 B2 आएगा ना, क्या चीज, प्लस प्लस 1 ये आएगा ना सर, B1 B2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना किसको, फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, एक मिनट, ये आएगा, मैं थोड़ा गलत लिखा A1 है। B2 सर, यस सर, हाँ ये आएगा A1 प्लस, सॉरी जस्ट A1 B2। A1 बट B2 अभी, सर, यस सर, हाँ अभी भी ये कैसा है, नॉन जीरो, हमें चाहिए था 0। नॉन जीरो। तो ये ऑप्शन फेल हो गया। तो मतलब ऐसे काम करने होंगे, ठीक है ना। तो बड़े वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बना सकते हो, ये बेसिक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन जितना हमने अभी तक पढ़ा है। क्लियर हुआ कुछ, कोई डाउट बच्चों यहाँ तक किसी को, बताते चलना हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। वेरी गुड। अब भाई आगे बढ़ते हैं हम चलते हैं नेक्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की तरफ, और मैं पढ़ूंगा आगे फील्ड की तरफ। ग्रुप्स का मैंने बेसिक काम आपको बता दिया, और फील्ड के थ्रू अपन चलेंगे वेक्टर स्पेसेस की तरफ। और जब वेक्टर स्पेस समझ में आएगा तो जाके मैं ग्रुप ऑपरेशन करवाऊंगा, जैसे स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप है ना, स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप, SO2 SU2 है ना। और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स रिप्रेजेंट करता है। तो वो सब काम अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो बट फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फील्ड स्ट्रक्चर से। तो उसके लिए एक दो एग्जांपल्स और बनते हैं, मैं आप सबसे आंसर चाहूंगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद एडिशन कैसा है बेटा, बताओ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद एडिशन क्या होगा, 0 नहीं होता सर नेचुरल नंबर। 0 नहीं होता नेचुरल नंबर, इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी फेल होगी, अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं, फर्स्ट यस 2 सर। फॉलो कर लिए, तो सेमी कैसा हो ग्रुप। गया, वेरी गुड। मोनोइड, यस सेमी ग्रुप सर, सेमी ग्रुप, मोनोइड बेटा फेल हो रहा है ना, 0 ना यस आने सर से, फेल हो रहा है, यस हाँ सर, वेरी गुड। अब नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन बोलूं तो क्या कहूंगा, बोलो सर अब 1 आ गया, 1 आ गया, 1 होती है नेचुरल नंबर है सर। मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो ये मोनोइड है। बोले सर इनवर्स क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा, अगर 2 नेचुरल नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का कितना आएगा, 1/2 1/2। 1/2 तो नेचुरल नहीं नॉट है, नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो अगर ये A है तो उसका इनवर्स जो है वो सेट के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए इनवर्स फेल हो गया। तो हम यहीं पे रुक गए, राइट। तो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, थर्ड पे चलते हैं भाई, इंटीजर्स का सेट विद एडिशन। यस, इंटीजर्स का सेट विद एडिशन, एडिशन 0 चाहिए था, 0 है,
है ना बच्चों? यस सर इंटीजर है। तो इंटीजर का सेट कैसा होगा? मोनोइड तक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना बच्चों? अब मुझे बढ़ना है यस आगे सर इनवर्स पे। जीरो इंटीजर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो गया, वेरी नाइस। अब तुम्हारे दिमाग में सबके आ गया होगा कि हर एक इंटीजर का नेगेटिव तो सेट ऑफ इंटीजर में होता ही होता है, यस सर और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द नंबर। तो नेगेटिव तो यस है सर ही, ठीक है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 2 है तो 2 का इनवर्स कितना? -2, क्योंकि एडिशन -2 ऑफ। वेरी गुड। तो बेटा ग्रुप भी सेटिस्फाई हुआ। और भाई 3+5 बोलूं या 5+3 बोलूं, बात तो सेम ही आएगी, 8 ही तो आएगा कम्यूटेटिव भी आंसर। हो गया। तो कॉम्पिटिटिव भी हो गया। कैसा हो गया? अबेलियन। अबेलियन ग्रुप से। वेरी गुड। तो इतना काम हुआ। और बढ़ते हैं आगे बच्चों। चौथा एग्जांपल लिया जाए, सेट ऑफ इंटीजर्स विद मल्टीप्लिकेशन। यस, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3 ही मोनोइड। सेटिस्फाई होंगे सर, 1/int मतलब इंटीजर में रेशनल नंबर नहीं आते हैं। वेरी नाइस। तो यहाँ पे इंटीजर में वही कहानी फिर से फेल हो जाएगी जो नेचुरल नंबर के अंदर फेल हुई थी, यस सर मोनोइड। यस सर। ठीक है। और दूसरी बात यार, इंटीजर में जीरो भी है ना? अगर ए को जीरो मान लिया जाए तो जीरो का इनवर्स कितना आएगा? 1/0। 1/0 तो बोले सर डिफाइंड ही नहीं नॉट होता, डिफाइंड। यस सर नॉट डिफाइंड, है ना? तो ये तो सेट से बाहर निकल गया। आ जाते हैं पांचवे एग्जाम्पल पे। इंटीजर्स का सेट लिया, लेकिन उसमें से जीरो हटा दिया। ये जेड स्टार, जब भी किसी सेट के ऊपर स्टार लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या होगा? जैसे ए स्टार लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? A-0। ठीक है बेटा, ए में से जीरो हटा दे। राइट, आगे से ध्यान रखना है इस चीज को। स्टार बोलने का मतलब उसमें से जीरो हटा देगा। ठीक है, तो जेड स्टार विद मल्टीप्लीकेशन क्या कहोगे? बोले सर फिर से मोनोइड। क्यों? क्योंकि 2 का, एडिशन में फर्क पड़ता है। हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 का इनवर्स अगर बोलूंगा तो 1/2, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, है ना? तो ये फिर भी फेल ही हो यस रहा है, सर। तो इसको हटा दो। अब बढ़ते हैं 6 प्रॉपर्टी की तरफ। वो आ गया जी, रैशनल नंबर्स का कलेक्शन विद मल्टीप्लीकेशन। क्या कहोगे? विद एडिशन सबसे पहले। बोले सर एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अबेलियन ग्रुप होगा। हाँ या ना बच्चों? यस सर। जीरो भी है ही, हर एक नंबर का नेगेटिव भी रैशनल नंबर होता है, तो सब कुछ है। अगर दो रैशनल का एडिशन करे तो कॉम्पिटिशन भी होता है, तो अबेलियन ग्रुप तक की प्रॉपर्टी होल्ड है। रैशनल नंबर में एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले सर तब तक है जब तक जीरो रख रहे हो आप रैशनल के अंदर, और जैसे ही आपने जीरो हटाया ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो रैशनल का स्टार लगा दिया मैं। तो रैशनल पे स्टार लगा दिया, तो जैसे मैंने बोला जीरो अब नहीं आ रहा है सेट के अंदर, तो जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब अगर 1/2 रैशनल नंबर है तो उसका इनवर्स कितना आएगा? 2/1। तो वो भी रैशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये सबको पता होगा कि भैया सबसे छोटा सेट जो नेचुरल का होता है उस वो होल नंबर्स के अंदर लाई करते हैं। और ये भी किसके अंदर लाई करते हैं? इंटीजर्स के अंदर लाई करते हैं। और ये भी किसके अंदर लाई करते हैं? रियल नंबर के अंदर लाई करते हैं। और ये भी किसके अंदर लाई करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर लाई करते हैं। सबसे बड़ा सेट जो है वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है इंटीजर, वो तो रियल करेगा ही करेगा। और जो रियल का कलेक्शन मैंने लिखा, एक मिनट थोड़ा इसे और बड़ा कर लो यार। इंटीजर्स रैशनल के अंदर, रैशनल किसके अंदर? रियल के अंदर। और रियल में जो बचे हुए नंबर्स हैं वो कौन से आगे? इरेशनल आगे बेटा। इन दोनों का कलेक्शन रियल आया, और ये सब किसके अंदर आ गए? कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए। अब सही बना। हम्म? तो रैशनल में से जीरो हटा दिया, तो आप कोई परेशानी नहीं। आपने क्या बोला? दिस इज अबेलियन ग्रुप। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? बताते चलना। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ भाई सब लोग बताओ। रैशनल में से जीरो हटा दूंगा तो अबेलियन ग्रुप बनाएगा इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कोई डाउट? मेरी नो आवाज तो आ रही ना बच्चों? ओके। यस सर ओके, तो आठवें पे आते हैं।
बोला सर इरेशनल का सेट, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इरेशनल्स, इरेशनल का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है बच्चों, क्या होगा? बोला सर ये कुछ नहीं होगा, कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये तो क्लोजर ही होल्ड नहीं कर रहा। कैसे? बोले 2 + √3 क्या है? इरेशनल है। प्लस 2 - √3 भी क्या है? इरेशनल है ना? लेकिन अगर इन दोनों का सम करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 4। 4 कैसा है? रैशनल है। बोले सर ये तो बात खराब हो गई। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात? यस सर। ये तो मामला निपट गया इसका। तो क्या बोला? 4 आ गया, 4 रैशनल है। हमें चाहिए था जो भी सम निकले वो भी इरेशनल आना चाहिए, वो भी उसी सेट की प्रॉपर्टी को होल्ड करे। बट ऐसा हो नहीं रहा, तो ये ग्रुपॉइड भी नहीं है। राइट? आते हैं 9th पे। अगर हमने ले लिया इरेशनल विद मल्टीप्लीकेशन, क्या कहोगे? हाँ जी बच्चों, इरेशनल विद मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा फिर से। सर ये भी कुछ नहीं यस होगा, सर, ये मल्टीप्लाई एक नंबर ही करेंगे आ रहा है वापस। यस सर। हाँ वेरी गुड, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ये a² - b² रैशनल नंबर ही माइनस आएगा। बी स्क्वायर। यस यस सर। सर। 1 आ गया जो कि रैशनल नंबर है। बिल्कुल बेटा, फेल हो गया ये भी, है ना? ये रैशनल था, ये भी रैशनल था, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से रैशनल आ, मामला गया, तो ये भी कुछ नहीं बनता। अब आती है 10वीं की बात, 10th। ये आ गया जी रियल नंबर विद एडिशन। आपने बोला सर जब इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप की, तो ये भी करेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेगा, बस इसमें से सर जीरो हटा दो, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो रियल विद मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अगेन अबेलियन ग्रुप। राइट? अगली बात आती है 12th, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद एडिशन। तो क्या कैसा होगा? ये भी अबेलियन ग्रुप। राइट? 13, complex number with multiplication, this is also an abelian group। बट आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से जीरो हटाना पड़ेगा। खत्म। इतनी बातें सबको समझ में आई? बताते रहिए हाँ या ना। यस सर। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब आती है अगली कहानी, किसकी? फील्ड की। हमने ग्रुप में बहुत सारा स्टडी कर लिया, ग्रुप का प्रॉपर आइडिया हमें लग चुका है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं किसकी तरफ? फील्ड स्ट्रक्चर। तो मैं आज आपको फील्ड तक पढ़ा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वेक्टर स्पेस शुरू करेंगे। तो अभी ग्रुप थ्योरी की शुरुआत हुई है बच्चों, ठीक है ना? मुझे एक क्लास और चाहिए होगी, उस क्लास में टॉपिक खत्म। फील्ड स्ट्रक्चर। तो हमने एक सेट लिया, दिस इज कैपिटल एफ विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसमें दो दो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं। एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दिस इज फील्ड स्ट्रक्चर इफ it satisfies two postulate. One is internal composition and the second is external composition. What is internal composition? If we take any, you may say this is F with addition is an abelian group. तो जो F सेट है वो एडिशन के लिए कैसा होना चाहिए बच्चों? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसे ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल ना लिख के ना, ये बेकार में कंफ्यूज करेगा। ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, सॉरी। ये पहली प्रॉपर्टी मान लो कितनी? F with addition with is an abelian group। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं F with multiplication, F star with multiplication, this is an abelian group। मतलब F में से जीरो हटाने के बाद वो क्या होगा? abelian ग्रुप होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी इज F addition multiplication satisfies
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने बोला ए बी सी तीन मेंबर्स एफ को बिलोंग करते हैं, देन दिस इंप्लाइज ए इनटू बी प्लस सी, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू फील्ड, या यू में से दिस इज इक्वल टू, बिलोंग तो करेगा ही, दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। प्रोडक्ट में जस्ट ऐसे लिख ए बी प्लस बी सी। अगर ये लॉ होल्ड होता है तो उस केस में क्या कहा जाएगा बेटा, दिस इज फील्ड। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, राइट। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे है, शुरुआत कर देते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा इंटीजर, तीसरा रैशनल, चौथा इरेशनल, पांचवा मैंने एग्जांपल ले लिया सपोज, जस्ट अ सेकेंड। प्रॉपर्टीज आपको दिखती रहनी चाहिए, है ना। फिफ्थ ले लिया बच्चों रियल, और सिक्स ले लिया कॉम्प्लेक्स। यस, व्हाट कैन यू से? बोले सर डिस्ट्रीब्यूटिव तो इनमें होल्ड होगा ही होगा। सर देखना, ध्यान किसके ऊपर देना है मुझे, पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी पे। मतलब एडिशन के साथ में अबिलियन ग्रुप हो, और मल्टीप्लिकेशन के साथ में स्टार उसका, मतलब जीरो हटाने के बाद अबिलियन ग्रुप। क्या कहोगे? फर्स्ट से शुरू करो। नेचुरल नंबर नहीं है सर, सेमी ग्रुप है। नहीं है सर, सेमी ग्रुप का नेचुरल नंबर। ये तो पहला तो गया। इंटीजर्स, बोले सर इंटीजर्स एडिशन के लिए तो अबिलियन ग्रुप है, लेकिन Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन के मोनोइड लिए रह गया। मोनोइड है, हाँ, ये सर। वेरी गुड, फेल हो गया बेटा ये। अब बढ़ते हैं अपन आगे, रैशनल की बात करते हैं। रैशनल दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, होगा, यस सर। है ना। इरेशनल तो क्लोजर ही होल्ड नहीं करता, ना एडिशन के लिए ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, फेल हो गया। रियल की बात करें, वो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। होल्ड इसका करता है। मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? क्यू Yes, विद sir. एडिशन मल्टीप्लिकेशन, राइट, एंड आर विद एडिशन मल्टीप्लिकेशन, Multiplication. and C with addition and multiplication are field structures. तो आप लोगों ने कई बार ये लैंग्वेज सुनी होगी ना कि field of real numbers, this is an space on field of real numbers, this is an space on field of complex numbers, है ना, और a space on Yes, sir. field of rational numbers। तो ये जो field of बोलते थे ना, ये अब स्टेटमेंट शायद सबको समझ में आ रहा हो कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हुआ एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है फिर, है ना, जो एडिशन के लिए भी एबिलियंट ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बनाता है, बस मल्टीप्लिकेशन में जीरो को हटा देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। करेक्ट बच्चों? तो ये मैंने आज आपको Yes, sir. फील्ड बताया, ठीक है। अब जो अगला काम होगा वो होगा वेक्टर स्पेस पे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया। हाँ जी बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Thank you, sir.